वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके बाय एआई। जी, और आज हम राजस्थान के भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मध्य अरावली प्रदेश पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। बिल्कुल। और हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही बुनियादी चीज से, मतलब अलग-अलग स्थलाकृतियों की ऊंचाई से, ताकि जब हम अरावली की बात करें तो एक साफ तस्वीर दिमाग में बने। एकदम सही शुरुआत है, क्योंकि अक्सर हम पठार, पहाड़ी, पहाड़ इन शब्दों का इस्तेमाल तो करते हैं, पर इनके बीच का जो तकनीकी फर्क है वो जानना जरूरी है। हाँ, तो ये फर्क किस आधार पर होता है? ये सारा फर्क समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर होता है। जैसे जो मैदान होते हैं उनकी ऊंचाई सामान्यतः 300 मीटर तक होती है। ठीक है, 300 मीटर तक मैदान, और इसके ऊपर? मैदान से ऊपर आते हैं पठार। इनकी ऊंचाई 600 मीटर तक हो सकती है। अच्छा, और पठार के बाद पहाड़ी? जी, 600 मीटर से लेके 1800 मीटर तक की ऊंचाई को हम पहाड़ी की श्रेणी में रखते हैं। और फिर 1800 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा हो तो? 1800 मीटर से 2700 मीटर तक जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं पहाड़। और सबसे ऊंचे? और जो 2700 मीटर से भी अधिक ऊंचे हों उन्हें पर्वत की संज्ञा दी जाती है। तो ये एक स्केल है मैदान से पर्वत तक का। ये समझना बहुत जरूरी था। अब इस स्केल पर अगर हम अरावली को देखें तो इसकी औसत ऊंचाई तो 930 मीटर है। जी हाँ, 930 मीटर। तो इस हिसाब से ये पहाड़ी की श्रेणी में ज्यादा आती है। ठीक है, तो अब सीधे अरावली पर आते हैं। ये राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश क्यों माना जाता है? देखिए, ये सिर्फ एक पर्वतमाला नहीं है। ये यूं समझिए, इतिहास का एक जीता जागता गवाह है। ये प्राचीन गोंडवाना लैंड का अवशेष है। गोंडवाना लैंड मतलब जब दुनिया का नक्शा आज जैसा नहीं था तब की बात? बिल्कुल, ये तब की बात है जब भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ये सब एक ही विशाल भूभाग का हिस्सा थे। अरावली उस जमाने की है। इसीलिए इसे सबसे प्राचीनतम पठारी प्रदेश माना जाता है, जिसका काल प्री कैम्ब्रियन है। प्री कैम्ब्रियन मतलब इसकी उम्र करोड़ों साल हुई? लगभग 65 करोड़ वर्ष। ये इतना पुराना है कि इसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। और हाँ, यहाँ सामान्यतः ढाल जो है वो पार्श्ववर्ती है। अच्छा, और इसके विस्तार की बात करें तो? देखिए, अरावली यूरेशियन प्लेट से अलग है और इसका निर्माण अरावली गुजरात आर्द्र चट्टान सेक्टर से हुआ माना जाता है। और ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा कवर करती है? ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 9 से 9.5% हिस्सा है और यहाँ प्रदेश की लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है। ये आंकड़े महत्वपूर्ण है। अब जिलों की बात करते हैं। हाल ही में जो पुनर्गठन हुआ है उसके बाद कौन-कौन से जिले अरावली प्रदेश में आते हैं? हाँ, ये एक जरूरी अपडेट है। पहले की लिस्ट और अब की लिस्ट में थोड़ा फर्क है। तो नई लिस्ट क्या कहती है? अब जो जिले शामिल हैं वो हैं सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, अजमेर, ब्यावर, खैरथल, जयपुर, कोटपुतली बहरोड, सीकर, नीम का थाना और दौसा। काफी लंबी सूची है। मतलब इसका प्रभाव बहुत बड़े क्षेत्र पर है। निश्चित रूप से। चलिए अब जरा यहाँ की जलवायु और मिट्टी की बात करते हैं। हाँ, यहाँ की जलवायु उप आर्द्र है। बारिश 50 से 90 सेंटीमीटर के बीच होती है। और मिट्टी पहाड़ी इलाका होने की वजह से? हाँ, मिट्टी लाल, पीली, भूरी और पथरीली है। इसी वजह से यहाँ की मुख्य फसलें भी अलग हैं, जैसे ज्वार और मक्का। और नदियाँ? मुझे लगता है अरावली का सबसे बड़ा योगदान नदियों के उद्गम में है। बिल्कुल सही। अरावली एक महान जल विभाजक का काम करती है। इसके पश्चिमी ढलानों से लूनी नदी निकलती है, जो कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। जी, और पूर्वी ढलानों से बनास नदी का उद्गम होता है, जो आगे जाकर चंबल में मिलती है। एक ही पर्वतमाला से दो अलग-अलग दिशाओं में बहने वाली नदियाँ, कमाल है। यही इसकी खासियत है। और एक और दिलचस्प बात, इसके समानांतर एक बहुत व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग भी चलता है, NH8, जिसका अब नया नाम NH48 है। वही राज्य का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग। धात्विक दोनों तरह के खनिज भरपूर मात्रा में मिलते हैं। इसीलिए अरावली और विंध्य प्रदेश को मिलाकर खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। तो ये पानी देती है, खनिज देती है और शायद मरुस्थल को भी रोकती है। ये इसका सबसे बड़ा पर्यावरणीय महत्व है। ये थार के मरुस्थल के पूर्वी विस्तार पर एक प्राकृतिक दीवार की तरह रोक लगाती है। और प्रदेश की ज्यादातर नदियों का उद्गम स्थल भी यही है। जी, और राज्य में सबसे ज्यादा वनों का विस्तार भी इसी क्षेत्र में है। जनजातियों के लिए भी एक आश्रय स्थली है। हाँ, सहरिया और कंजर जनजाति को छोड़कर प्रदेश की अधिकतर आदिवासी जनजातियां इसी क्षेत्र में निवास करती हैं। एक बात और, इसके पूर्वी ढलानों पर ज्यादा वर्षा और वनस्पति क्यों है? इसका कारण मानसून की हवाएं हैं। अरब सागर का मानसून तो इसके समानांतर निकल जाता है,
लेकिन बंगाल की खाड़ी का मानसून इससे सीधा टकराता है। अच्छा, तो सारी बारिश पूर्वी ढलानों पर हो जाती है। बिल्कुल। इसीलिए वहाँ वनस्पति और ऊंचाई दोनों अधिक हैं। इसका शुरुआती बिंदु गुजरात में पालनपुर है और अंतिम बिंदु दिल्ली में रायसीना हिल्स है, जहां हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। ये तो बहुत ही रोचक तथ्य है कि देश की सत्ता का केंद्र दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक के छोर पर स्थित है। जी, रायसीना की पहाड़ियों को दिल्ली रिज भी कहते हैं। राष्ट्रपति भवन का पुराना नाम वायसराय भवन था। और इसके वास्तुकार एडविन लुटियंस थे। सही कहा। और इसमें रहने वाले पहले व्यक्ति लॉर्ड इरविन थे। और राजस्थान में इसका प्रवेश कहाँ से होता है? राजस्थान में अरावली का प्रवेश सिरोही जिले से होता है। अब जरा इसकी लंबाई के आंकड़ों पर बात कर लेते हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं। हाँ, इसकी कुल लंबाई मतलब पालनपुर से दिल्ली तक 692 किलोमीटर है। और इसमें से राजस्थान में कितनी है? राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। 550 किलोमीटर, मतलब कुल लंबाई का लगभग 80% हिस्सा तो अकेले राजस्थान में ही है। जी हाँ, 80%। इसीलिए अरावली और राजस्थान को अलग करके नहीं देखा जा सकता। अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 3 भागों में भी बांटा गया है, ऊंचाई के आधार पर। जी बिल्कुल। पहला है दक्षिणी अरावली। ये सबसे ऊंचा भाग है ना? हाँ, ये सबसे चौड़ा और सबसे ऊंचा भाग है। इसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। और फिर आता है मध्य अरावली। मध्य अरावली, जिसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर है। और तीसरा उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली सबसे कम ऊंचा भाग है, औसत ऊंचाई सिर्फ 450 मीटर रह जाती है। तो जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं, इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। बिल्कुल। कुछ और रोचक तथ्य देखते हैं। अरावली की सबसे ऊंची चोटियां सिरोही जिले में ही हैं। जी, और माउंट आबू के बाद प्रतापगढ़ अरावली का दूसरा सबसे ऊंचा शहर है। और इसका सबसे निम्नतम स्थल वो पुष्कर घाटी है, जो मध्य अरावली में है। एक बात मैंने सुनी है कि अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका भूगर्भिक कारण यह है कि अरावली का मूल यानी इसका आधार अरब सागर की तलहटी से शुरू होता है। तो जो हम जमीन पर देखते हैं वो तो बस उसका ऊपरी हिस्सा है। वाह, ये तो अद्भुत है। और अरावली शब्द का क्या अर्थ है? अरावली का शाब्दिक अर्थ है चोटियों की पंक्ति। इसकी आकृति की तुलना भी किसी चीज से की जाती है? हाँ, इसकी आकृति तानपुरे या कर्णावत जैसी मानी जाती है। इसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम भी दिए हैं, जैसे अबुल फजल ने इसे ऊंट की गर्दन कहा था। और स्थानीय नाम भी है। जी, बूंदी में इसे आड़ावाला पर्वत कहते हैं। उदयपुर में इसका नाम आड़ावाटा है। और सिरोही में? सिरोही में विष्णु पुराण के अनुसार इसे आर्बुद पहाड़ या आबू गुलाब के नाम से जाना जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने भी इसे एक नाम दिया था, हिंदू ओलंपस। हाँ, यहाँ मंदिरों की अधिकता को देखकर उन्होंने इसे ये नाम दिया। इसे राजस्थान की जीवन रेखा और सुरक्षा दीवार भी कहा जाता है। वो तो हम देख ही चुके हैं कि क्यों कहा जाता है। एक और नाम है क्वार्ट्जाइट पर्वत श्रृंखला। वो इसकी चट्टानों की बनावट के कारण है। इसमें क्वार्ट्ज चट्टानों की अधिकता है। और ये एक प्राचीन वलित पर्वतमाला है, जिसकी तुलना अमेरिका के एप्लेशियन पर्वत से की जाती है। सही, ये भी एप्लेशियन की तरह ही बहुत पुरानी है और अब घिसकर एक अवशिष्ट पर्वतमाला मतलब रेजिडुअल माउंटेन बन गई है। इसका निर्माण काल तो हमने बात की, प्री कैम्ब्रियन। इसका अध्ययन किसने किया था? A.M. हेरॉन ने 1923 में इसका विस्तृत भूगर्भिक अध्ययन किया था। जलवायु की दृष्टि से इसका महत्व एक बार फिर से बताएं। ये राजस्थान की मुख्य जल विभाजक रेखा है। 50 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा इसके लगभग समानांतर गुजरती है, जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। जी, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान। अंत में इसकी संरचना की बात करें तो इसका उत्तरी और दक्षिणी भाग दिल्ली सुपर ग्रुप की ग्रेनाइट और क्वार्ट्जाइट चट्टानों से बना है। और इसे 3 उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला है दक्षिणी अरावली प्रदेश। जी, जिसकी चर्चा हम आगे और विस्तार से करेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।